नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अंग्रेजी संगम HSC संगम पर हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना दोस्त अमरीश कुमार द्विवेदी। आज हम आपके लिए वर्णमाला भाग 5 का वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। किसी भी प्रकार का सुझाव कमेंट बॉक्स में सादर अपेक्षित है। आज आप देख रहे हैं कि हमारा बोर्ड बिल्कुल सादा है, क्योंकि मैंने पहले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है आज आपके सामने, और लाइव एक तरीके से मतलब डायरेक्ट जो हमें पढ़ाना है, जो हम सबको पढ़ना है, वो हम लोग डायरेक्ट जैसे क्लास में होता है वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोई भी आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार पहले जो कुछ भी पढ़ा गया है, खास करके कल जो पढ़ा गया था, उसको एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे आज की कक्षा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। कल हम लोगों ने पढ़ा था आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद, है ना। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था भाई, इस आधार पर स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? 4 भेद। इस आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ठीक, और वो 4 भेद कौन कौन से थे ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक था आपका समृद्ध स्वर। क्या था? एक था समृद्ध स्वर, दूसरा था अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक है, तीसरा था अर्ध विपरीत स्वर, और चौथा था विपरीत स्वर। ठीक है, ये 4 प्रकार के स्वर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एफर्ट आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम लोगों ने पढ़े थे। तो अच्छा, एक चीज मैंने और आपको बताया था कि वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा, है ना, पंक्चुएशन पे ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। समवृत्त में ये वृत्त शब्द है, ये वृत्त शब्द नहीं है भाई। आपके पाठ्यक्रम में वर्तनी शुद्धि से भी सवाल आता है, मतलब आपके पाठ्यक्रम में वर्तनी शुद्धि भी है तो वहां से भी सवाल आता है। तो हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसको पढ़ते समय उससे रिलेटेड जो कुछ भी मिल जाए ना, उसको वहीं पे सीख लेना चाहिए। मतलब एक वो नहीं बांधना चाहिए कि नहीं भी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। क्यों नहीं भाई, वर्णमाला पढ़िए। अब वर्णमाला पढ़ते समय कुछ और भी अगर आपको मिल जा रहा है ना, तो उसको वहीं पे सीख लीजिए। इससे पढ़ाई आपकी अच्छी होती है और आप बोर नहीं होते हैं, आपका मन लगता है, आप पूरी तरीके से व्यस्त रहते हैं। तो वर्तनी में अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है, और आपको एक ऑप्शन ये देकर एक ऑप्शन ये दे दिया, तो अगर आप हमेशा यही पढ़े हैं, हमेशा यही लिखे हैं, हमेशा यही जानते हैं, तो जाहिर सी बात आप यही वाला ऑप्शन करके आएंगे और आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्योंकि समृद्ध शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? समृद्ध। ठीक है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि वृत्त और वृत्त दोनों अलग चीजें हैं, और ये दोनों श्रुति समभिन्नार्थक शब्द में आते हैं। इन्हें इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं। वृत्त का मतलब मैंने बताया था ढका हुआ, एक बार फिर से जान लीजिए। वृत्त का मतलब ढका हुआ, इंग्लिश में कहें तो कवर्ड होता है। और वृत्त का मतलब होता है गोला, जिसे आप इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम स्वर के भेद पढ़ रहे हैं उसमें आपका समृद्ध शब्द है, समृद्ध नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्तनी में आए तो आप ये वाला सही कीजिएगा। ऐसे ही फिर अर्ध समृद्ध है, फिर अर्ध विपरीत है, और फिर विपरीत है ना। हमने बताया कि भाई जिसके उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर सबसे कम खुले, सबसे कम मुख विवर सबसे कम खुले, उसे आप समृद्ध कहते हैं। और समृद्ध से अधिक, थोड़ा अधिक जिसमें खुले, उसे हम अर्ध समृद्ध कहते हैं। अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक जिसमें खुले वो अर्ध विपरीत है, और अर्ध विपरीत से अधिक जिसमें खुले या सर्वाधिक जिसमें खुले वो विपरीत है। तो इसमें हम लोगों ने स्वर भी देख लिया था। समृद्ध में हर्षव ई, दीर्घ ई, री, और हर्षव उ, दीर्घ उ आता है। अर्ध समृद्ध में आपका ए और ओ आता है। अर्ध विपरीत में आपका हर्षव आ, ए और औ आता है, और विपरीत में एकमात्र स्वर आ आता है। अब आप रटेंगे तो भूल जाएगा, अक्सर आपके साथ ये समस्या होती है। तो मैं चाहूंगा कि इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि यार देखिए,
हमारे पास 11 स्वर हैं, अ आ ई उ री, फिर ए, फिर ए, फिर ओ और फिर ओ। ये 11 स्वर है ना। अब अगर आप बोल के देखेंगे, इनका उच्चारण करके देखेंगे और अपने मुख को कंसंट्रेट कीजिएगा तो आप ये पाइएगा कि इन 11 में से ये जो 5 हैं इनको बोलने में आपका मुख सबसे कम खुलता है। अब बोल के ट्राई कर लीजिएगा, आपको यही चीज मिलेगा कि सबसे कम इनको बोलने में मुख खुलता है। तो सबसे कम इनको बोलने में खुलता है तो ये आपके हो गए समृद्ध स्वर। ठीक है। अब आप देखिए, जाहिर सी बात है, ए आय, ए के बाद जब आय बोलते हैं तो आय में आपका जबड़ा हल्का सा फैल जाता है। बोल के देख लीजिए, बोलिए, तुरंत बोलिए, ए आय। ए में जब आप देख रहे हैं तो आपका जबड़ा ऊंचे मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन जब आप आय बोलते हैं तो आपका जबड़ा हल्का सा, ए आय, देखिए, ए आय। आय में इसका मतलब ए से ज्यादा खुल रहा है तो इसका मतलब ए आपका हो जाएगा, अच्छा इससे ज्यादा है तो ए आपका हो जाएगा अर्ध समृद्ध, और इससे ज्यादा आय में है तो ये हो जाएगा अर्ध विवृत। ये क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत। ठीक। इसी तरीके से आप ओ और औ को बोल के देख लीजिए, ओ औ। ओ के बाद जब आप औ बोलते हैं, ओ औ, औ में हल्का सा हमारा हाथ देखिए, उंगली देखिए, ओ औ, ओ औ, ओ औ। औ जब बोल रहे हो तो हल्का सा जबड़ा फैल जा रहा है, इसका मतलब ये अर्ध समृद्ध हो गया, ये अर्ध विपरीत हो गया, है ना। अब बचा आपका अ और आ। अब आप एक बात बताइए, अ को बोलने में आपका मुख इसके बराबर नहीं खुलता है तो अ आप बोल के देख लीजिए ना, ई अ, ई अ, ई अ में फैल जा रहा है। और ए के साथ देखिए, ए में भी फैल रहा है, ओ के बाद जब अ बोल रहे हैं तो इसमें भी अ में भी फैल रहा है, में फैल रहा है। तो इसका मतलब अ आपका कहाँ आ जाएगा? ए और औ की कैटेगरी में। ठीक, यानी कि अ भी आपका अर्ध विपरीत हो जाएगा। वहां पे सब लिखा हुआ है, ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है। और थोड़ा फास्ट मैं इसलिए समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे आप लोगों से बड़ा डर लगता है। आप लोग ये कहते हैं कि सर मतलब बहुत डीप में पढ़ाते हैं, सर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा फास्ट में आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं समझा करके, ये अच्छा है, सर टाइम देते हैं, ये अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि हाँ सर जैसे आप पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाइए, हमें टाइमिंग का इशू नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए। अगर आपकी तरफ से हमें प्रमाण मिल जाएगा, प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो फिर हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, फिर हम टाइम नहीं देखेंगे। ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब बचा आ। अब आप एक बात बताइए, अ का बड़ा भाई है आ, और इधर समृद्ध का बड़ा भाई, अर्ध समृद्ध का बड़ा भाई कौन है? अर्ध विवृत। या आप ये कह लीजिए कि विवृत का छोटा भाई कौन है? अर्ध विपरीत। और इधर आ का छोटा भाई कौन है? अच्छा एक बात बताइए, आ जितना किसी और मतलब आ को बोलने में आपका मुंह जितना खुलता है, आ को बोलने में, आ का उच्चारण करने में आपका मुख जितना ज्यादा खुल रहा है उतना किसी और को बोलने में खुलता है क्या? नहीं खुलता है। आप बोल के देख लीजिए, मुख को ध्यान दीजिएगा, ई उ री ए ओ औ आ में सबसे ज्यादा खुल रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जिसमें खुले वो विपरीत है, इसका मतलब आ कौन सा स्वर हो गया? विपरीत स्वर। अब अगर आ विपरीत स्वर है तो विपरीत का छोटा भाई कौन है? अर्ध विपरीत। तो इधर आ का छोटा भाई कौन है? अ। इसका मतलब अ क्या हो जाएगा? अर्ध विपरीत। ये आ आपका अर्ध विपरीत में चला गया, इसमें रटने वाली क्या बात है? अब आप रटेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज होंगे। इस तरीके से अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। अगर समझ में आया तो ठीक है, और अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा और अपने हिसाब से समझाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल और कीजिए, प्रैक्टिकल और कराइए, तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मैं एक बार फिर से इसको अपने हिसाब से आराम से समझाऊंगा। ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हम लोग कल पढ़े थे, आज तो मैं सिर्फ इसका रिवीजन करा रहा हूँ। कल आप पढ़े थे भाई ये,
कल वाली वीडियो वर्णमाला पार्ट 4, वर्णमाला भाग 4 एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैं ये सब कल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो 11 स्वर हैं उनसे संबंधित पठन पाठन कंप्लीट हो गया। अब ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो स्वर से आए और आप ना कर पाए। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी कंठ स्वर और तालव्य स्वर और मूर्धन्य स्वर इन सब की बात मत कीजिएगा, ये आगे हम लोग उच्चारण स्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर हमारा कंप्लीट हो गया। वर्णमाला के वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं ना, स्वर और व्यंजन, तो स्वर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक और स्वर पढ़ेंगे जिसका नाम है आगत स्वर। कौन सा स्वर भैया? आगत स्वर। इसकी काउंटिंग 11 में नहीं होती है, या यूं कहें कि इसकी काउंटिंग, इसकी गणना वर्णमाला के स्वरों में नहीं होती है। वर्णमाला के स्वरों की संख्या जब भी पूछा जाता है तो 11 बताया जाता है, और ये वही 11 हैं जो हम लोगों ने पढ़े। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ औ तक। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना आगत स्वर, इसकी गणना हिंदी वर्णमाला के स्वर में नहीं होती है। इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी गणना अलग है, ये अलग चीज है। स्वर तो है लेकिन आगत स्वर है। अब कहेंगे सर होता क्या है, इनकी संख्या कितनी है? तो ध्यान से देखिएगा। आप एक बात बताइए, रटिए नहीं यार, रटिए नहीं। आगत का मतलब क्या होता है? आगत का मतलब, आपसे अगर सवाल पूछ ले कि भैया आगत शब्द का अर्थ है, ऑप्शन दे देगा आना, ऑप्शन दे देगा आना चाहिए, ऑप्शन दे देगा आने वाला, और ऑप्शन दे देगा आया हुआ। ठीक है, इस तरीके से अगर ऑप्शन देकर के सवाल पूछ लिया कि आगत शब्द का अर्थ है, तो आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? पता है? चौथा ऑप्शन। आगत माने आया हुआ। आगत माने बहुत सारे बच्चे आना कह देते हैं। आगत माने बहुत सारे बच्चे आना चाहिए, आने वाला, कुछ भी बोल देते हैं। जब ठोस ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी अंड बंड बोल देंगे। सही क्या है? आया हुआ। आगत माने आया हुआ। भाई आप एक बात बताइए, गत माने क्या होता है? गत माने गया हुआ। गत माने गया हुआ। अब इसी गत के पहले आ उपसर्ग लग गया, ठीक है, तो आगत बन गया। आगत माने आया हुआ। तो भैया हो गया आया हुआ। देखिए, परिभाषा खुद बनाइए, किताब से परिभाषा रटिए मत, खुद परिभाषा बनाइए। जब आप खुद मेकर होंगे ना, तो वो कभी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद बनाया है। किसी दूसरी की चीज को आप एडॉप्ट नहीं किए, किसी दूसरी की चीज को आप रट्टा नहीं मारे, आप खुद अपना बनाए, तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए किताबी परिभाषा मत रट्टा मारिए, अपने से बनाइए ना, बहुत सिंपल है। आगत माने आया हुआ, और स्वर माने स्वर ही रहने दीजिए। तो आगत स्वर का मतलब क्या हो गया भैया? आया हुआ स्वर। तो परिभाषा बंद हो गया कि आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है। कहेंगे सर बस यही परिभाषा? हाँ भाई, यही परिभाषा। और कौन सी परिभाषा होगी? आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है। हाँ, लेकिन अभी ये परिभाषा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि भैया आया हुआ स्वर का मतलब कहाँ से आया हुआ स्वर? आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है, तो कहाँ से आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी भाषा से। कहाँ से? विदेशी भाषा से। कहाँ से भैया? विदेशी भाषा से। विदेशी भाषा से, ये आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। तो विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है। अभी हम परिभाषा बता रहे हैं, अब कैसा होता है, कौन है आगत स्वर, अभी आगे देख रहे हैं ना। अभी सिर्फ परिभाषा पे आप ध्यान दीजिए। तो आगत माने आया हुआ, स्वर माने स्वर, तो आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है। कहाँ से आया हुआ? तो विदेशी भाषा से। कहाँ आया हुआ? तो हिंदी भाषा में। कहाँ आया हुआ? हिंदी भाषा में। चूंकि हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं ना, तो ये हिंदी भाषा भी आपको अपने से जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, परिभाषा बनके तैयार है कि विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है। बन गया परिभाषा? फिर से सुन लीजिए, विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर कहाँ आया हुआ? हिंदी भाषा में।
तो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है। ठीक है। अब चूंकि विदेशी भाषा से आया हुआ है, इसी नाते इसका एक और नाम पड़ गया विदेशी स्वर। इसका एक और नाम पड़ गया क्या? विदेशी स्वर। तो ध्यान दीजिएगा, आगत स्वर का ही दूसरा नाम है विदेशी स्वर। ठीक है। तो आगत स्वर कह के सवाल पूछे चाहे विदेशी स्वर कह के सवाल पूछे, बात एक ही है। ठीक है। और चूंकि भैया विदेशी भाषा से आया हुआ है, मेहमान के तौर पे नया नया आया है, इस नाते इसको नवीन स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नवीन स्वर। सारी बातें ध्यान रखिएगा। कहेंगे सर ये नवीन स्वर क्या है? यही आगत स्वर नवीन स्वर है, यही आगत स्वर विदेशी स्वर है। आप एक और नाम दे सकते हैं, एक और नाम देख सकते हैं, इसको दे सकते हैं क्या? विकसित स्वर। एक और नाम दे सकते हैं क्या? विकसित स्वर, डेवलप्ड वोवेल, है ना। तो बहुत सारे फैक्ट देखिए तैयार हो गए। किताब भी देखेंगे तो सिर्फ एक ही फैक्ट है कि भैया विदेशी भाषा से या हिंदी भाषा में आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है। अच्छा, एक प्रश्न और आपका बनता है कि आगत स्वर किस विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर है? प्रश्न फिर से सुनिए, आगत स्वर किस विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर है? अब ऑप्शन में दे देगा अंग्रेजी, ऑप्शन में दे देगा अरबी, ऑप्शन में दे देगा फारसी और ऑप्शन में दे देगा तुर्की। सवाल क्या है कि आगत स्वर किस विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर है? तो क्या आंसर हो जाएगा पता है? अंग्रेजी। आगत स्वर किस विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर है? अंग्रेजी। तो अब परिभाषा को थोड़ा और कंप्लीट करना चाहते हैं तो देखिए कंप्लीट परिभाषा क्या है? विदेशी भाषा अंग्रेजी से, विदेशी भाषा अंग्रेजी से, यहां पे अंग्रेजी भी जोड़ दीजिए अपनी तरफ से, विदेशी भाषा अंग्रेजी। तो परिभाषा क्या बन गई? विदेशी भाषा अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है। चूंकि आया है इसी नाते आगत स्वर को मतलब आगत स्वर कहते हैं, और चूंकि विदेश से आया है इस नाते विदेशी स्वर भी कहते हैं। बाद में आया है इसलिए नवीन स्वर भी कहते हैं, बाद में डेवलप हुआ है इसलिए विकसित स्वर भी कहते हैं। तो ये चारों बात एक ही है, चाहे आगत स्वर कहिए, चाहे विदेशी स्वर कहिए, चाहे नवीन स्वर कहिए, ठीक है, और चाहे विकसित स्वर कहिए, ये चारों एक ही बातें हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में आए तो आगे कंटिन्यू करेंगे। कहेंगे सर ये बाद में आया है ये नहीं समझ में आ रहा है, विदेशी भाषा से आया ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई देखिए एक बात बताएं, आपको पता है अच्छी तरीके से कि आपकी जो हिंदी भाषा है ना, आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है, आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है ये बिल्कुल खिचड़ी है। बिल्कुल क्या है? खिचड़ी। या खिचड़ी से अच्छा शब्द है तहरी। समझने के लिए कह रहे हैं, है ना, बाकी इसको खिचड़ी तहरी मत कहिएगा। समझाने के लिए कह रहे हैं कि जो आपकी हिंदी भाषा है, मातृभाषा, ये बिल्कुल तहरी है। तहरी खाए? तहरी में क्या पड़ता है? जो डाल दो सब पड़ता है, जो डाल दो सब, कोई रोक टोक नहीं है। चावल रहेगा, मतलब जो बेसिक चीजें रहती हो तो रहता ही है, फिर गोभी डाल दो, गाजर डाल दो, है जो भी डाल दो साफ सही है। गमंजा है हमारी हिंदी भाषा, क्या है? गमंजा है। मतलब कई भाषाओं के शब्द शामिल है ना अपनी हिंदी भाषा में। जैसे संस्कृत भाषा बिल्कुल प्योर है, तुम्हारी अंग्रेजी भी प्योर नहीं है, अंग्रेजी भाषा भी प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। अंग्रेजी भाषा में भी लैटिन भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, तुम्हें पता नहीं चलता है। ऐसे ही अपनी जो हिंदी भाषा है ना, इसमें अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। एक मिनट
ये जो आपकी हिंदी भाषा है भैया, ये जो हिंदी भाषा है इसमें अरबी भाषा के भी शब्द हैं, है ना, इसमें फारसी भाषा के भी शब्द हैं, इसमें तुर्की भाषा के भी शब्द हैं, इसमें पुर्तगाली भाषा के भी शब्द हैं, है ना, इसमें जो है फ्रेंच भाषा के भी शब्द हैं, इसमें जो है रसियन भाषा के भी शब्द हैं, इसमें आपका जापानी भाषा के भी शब्द हैं। भैया बहुत सारी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। दूध और पानी एक में मिल जाए तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि दूध कहाँ है पानी कहाँ है। तो दूध और पानी की तरह इन भाषाओं के शब्द अपनी हिंदी भाषा के शब्दों के साथ घुले मिले हैं। आप बिना पढ़े बिना अध्ययन किए बता नहीं सकते। जैसे कुर्सी आप दैनिक जीवन में रोज प्रयोग करते हैं, कुर्सी शब्द क्या ये हिंदी में बोलते हैं तो क्या हिंदी हो गया? नहीं, ये हिंदी नहीं है। तौलिया शब्द रोज इस्तेमाल करते हैं, अब हिंदी में बोल रहे हैं मतलब देवनागरी लिपि में बोल रहे हैं, तो देवनागरी लिपि में बोलने से क्या वो हिंदी हो गया? गोभी शब्द आप ठंडक में खूब यूज करते हैं, आज हम गोभी खाएंगे, आज हम गोभी बनाएंगे, आज हम गोभी खाए हैं, ऐसा। तो गोभी आप देवनागरी लिपि में बोल रहे हैं, क्या वो हिंदी हो गया? नहीं, हिंदी नहीं है। आप शब्द विचार में पढ़ेंगे तो भाई साहब शब्द विचार पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, आपको आश्चर्य होगा कि यार हम अपने दैनिक जीवन में जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने मुख से, उनमें से हिंदी के शब्द नाम बहुत कम है, बहुत कम है। मैक्सिमम शब्द आप विदेशी भाषा के बोलते हैं और आपको पता नहीं चलता है। तो कुल मिला जुला करके अपने हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द दूध पानी की तरह घुले मिले हैं और दैनिक जीवन में हम लोग धड़ल्ले से उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर विदेशी भाषाओं के शब्द शामिल हैं तो विदेशी भाषा का वर्ण भी तो शामिल होगा, ठीक है। तो इसीलिए विदेशी भाषा का जो एक विदेशी भाषा है अंग्रेजी, यहां से एक स्वर हिंदी भाषा में आ गया। अब कैसे आ गया कहेंगे तो आगे बता देंगे, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए हमें पोस्टमार्टम करने खूब आता है, तो अगर कहेंगे तो हम पोस्टमार्टम इतना कर देंगे। और सिर्फ वर्णमाला का नहीं, ये मत सोचेगा कि सर पहला चैप्टर है तो पूरा एकदम, कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाच्य संधि समास अलंकार जो पढ़ना है जो पढ़िएगा, आपको हर एक तथ्य का पोस्टमार्टम करके पढ़ाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि मुझे ज्वाइन कीजिए और रेगुलर मेरा वीडियो देखिए। मैं गारंटी लेता हूं हिंदी में पूर्णांक पे पूर्णांक आएगा। विश्वास मुख्य चीज होता है ना। तो मैं कहा था कि भैया विदेशी स्वर क्यों कहते हैं, तो जो कि विदेशी भाषा से आया। किस विदेशी भाषा से? अंग्रेजी विदेशी भाषा। अब क्यों आया? क्या हमारे हिंदी भाषा में स्वरों की कमी थी क्या? क्या 11 स्वर कम पड़ रहे थे जो अंग्रेजी का स्वर लेना पड़ा? अच्छा पहले ये जान लीजिए कि ये होता कैसा है कितने? तो संख्या में कितना है? विदेशी स्वर या आगम स्वर की संख्या कितनी है? केवल एक। और वो है कौन सा? वो ये है, यही है। फिर से सुनिए, विदेशी भाषा अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आगत माने आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है। इसकी संख्या 1 है। आपसे सवाल पूछेगा कि आगत स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा आगत स्वर है, तो आंसर होगा ये वाला। अब आपके मन में अगर प्रश्न उठे कि यार विदेशी भाषा अंग्रेजी से स्वर क्यों लाना पड़ा, क्या हमारे हिंदी भाषा में 11 स्वर कम पड़ रहे थे क्या? नहीं, कम नहीं पड़ रहे थे। हमारे 11 स्वर तो इतने महान हैं कि उन्हीं 11 स्वरों से विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिख दिया गया है। हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उसमें इसका कहीं यूज नहीं है। ये तो बाद में आया है, ये तो बहुत बाद में आया है। तो हमारे 11 स्वर तो बहुत पावरफुल है, उनसे हम विश्व का सबसे बड़ा, महाभारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो 11 स्वर हमारे लिए सफिशिएंट थे, 11 वोवेल्स हमारे लिए सफिशिएंट थे। तो फिर क्यों लाना पड़ा अंग्रेजी भाषा से? लाना नहीं पड़ा, आ गया, मजबूरी थी। कहेंगे सर क्या मजबूरी थी? देखिए मैं बताता हूं। इसको मिटाएं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो।
ठीक है। अब देखिए, कहेंगे कि सर आप कहेंगे कि सर कौन सी मजबूरी थी कि हमें हिंदी भाषा में एक और स्वर लाना पड़ा विदेश से? मजबूरी थी क्या? एक बात आप जानते होंगे कि हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश भारतवर्ष में बहुत सालों तक अंग्रेजों ने राज किया है। हम गुलाम थे उनके। तो आप कॉमन सेंस की बात बताइए, जो राजा है, हम लोग तो प्रजा थे ना, हम लोग तो दास थे, गुलाम थे। 1947 में आज़ाद हुए हैं। तो आप बताइए, अंग्रेज हम लोगों के स्वामी थे, मालिक थे, हम उनके नौकर थे। तो मालिक अपने भाषा में बात करेगा ना, तो जाहिर सी बात है वो अंग्रेजी भाषा में ही कम्युनिकेशन करते थे, वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। और हम इंडियंस की एक बहुत बुरी आदत है कि हम लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, विदेशों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अभी कोई अंग्रेज आ जाए तो उसके साथ सेल्फी लेंगे, मतलब उसकी हर चीज हम नकल करने की कोशिश करते हैं। आज भी ये आदत है। तो सोचिए, जब हम इतने डेवलप्ड हो गए हैं, आज हम इतने आगे चले गए, इतने मतलब विकसित हो गए, इतने हम लोग एडवांस हो गए हैं, तब भी हम लोगों की आदत गई नहीं। आज भी मैं कह रहा हूँ 21वीं शताब्दी में भी हम लोग नकलची हैं। हम लोग को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। हम लोग इंग्लिश को, हम लोग फ्रेंच को, हम लोग जापानीज को, हम लोग चाइनीज को नकल करते हैं। तो उस समय, जिस समय हम लोग गुलाम थे, कितने नकल करने के लोग आदि रहते रहोगे, कितना नकल करते रहोगे। तो मतलब जो वैसे मान लीजिए है ना, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? कॉलेज। ये क्या लिखा हुआ है? शॉप। ये क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर, है ना। ऐसे ही बहुत सारे शब्द। कहेंगे सर आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इसको आप क्या पढ़ेंगे? कॉलेज। क्या पढ़ेंगे? कॉलेज। अंग्रेज क्या पढ़ते थे? कॉलेज, शॉप, डॉक्टर। कहेंगे सर ये नहीं, ऐसे तमाम शब्द हैं जो अंग्रेज, क्योंकि उन्हीं की भाषा थी तो वो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करते थे। और हम लोगों को अंग्रेजी आती नहीं थी, हम लोग अंग्रेजी वही सीखने के प्रोसेस में थे, है ना। कोई अंग्रेज था, आप इतिहास के छात्र होंगे, आपको अच्छे से पता होगा। कोई अंग्रेज था, लॉर्ड मैकाले था कि कौन था, वो अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया था, तो हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ना मजबूरी हो गया था। और मजबूरी भी था, और अंग्रेजों का देखी देखा हम लोग बोलना भी चाहते थे। नकलिया तो हम लोग थे। अब अंग्रेज कहते थे कॉलेज, वो कहते थे शॉप, वो कहते थे डॉक्टर। हम लोग जो है दिखाने के लिए कि हाँ हमको भी अंग्रेजी आती है। आज भी इतनी गंदी आदत है भाई। देखो, मुझे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत माता रानी की कृपा से तीनों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन मैं कभी भी तवज्जो नहीं देता इंग्लिश को। मैं हमेशा संस्कृत का पुजारी हूँ, हिंदी का पुजारी हूँ, अंग्रेजी का सबसे बाद में, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या, अंग्रेजी 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 नहीं तो कुछ नहीं, अंग्रेजी नहीं तो कुछ नहीं। खैर, बहुत ज्यादा हम लेक्चर नहीं देंगे यार, कभी एक वीडियो बनाएंगे लेक्चर पे और आप एंजॉय कीजिएगा। इसीलिए थोड़ा मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, संभाल नहीं पाता हूँ अपने आप को। अब देखिए, हमारे लोग क्या करते थे, हमारे लोग हिज्जे लेकर के पढ़ते थे, क्योंकि नया नया अंग्रेजी सीखते थे। तो हम लोग पढ़ते थे, जैसे डी है तो डी से क्या बनता है भैया? ड। ओ है, ओ से क्या बनता है भैया? ओ है। तो हमारे जो लोग थे वो लोग कैसे हिज्जे दे करके पढ़ते थे? डी माने ड, ओ माने ओ, डो डो, और ये सी क, और ये टी, और फिर ये ओ, और फिर ये आर। तो हिज्जे देके पढ़िए, डो कटोर। हम लोग के जो लोग थे, मतलब इंडियन जो थे, वो क्या पढ़ते थे? इसको डॉक्टर। और इसको क्या पढ़ते थे? एस एच से स, ओ से ओ की मात्रा, और पी से प, तो क्या पढ़ते थे? शोप। ठीक है,
इसको क्या पढ़ते थे, सी से क, ओ से ओ की मात्रा लगा देते थे, ये ल, और ये ए, ई से ए की मात्रा, और जी ई से ज, कॉलेज। कहना क्या चाहते हैं समझ रहे हैं आप? हम लोग जो इंडियंस थे वो लोग क्या पढ़ते थे, कॉलेज, शॉप, डॉक्टर। तो अंग्रेजी में सब हंसते थे, हम लोग की खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। ठीक है, बहुत सालों तक मजाक के पात्र हम लोग रहे होंगे। ये सिर्फ 3 शब्द की बात नहीं कर रहा है, ऐसे अनगिनत शब्द थे। हम लोग सही से बोलते नहीं थे, हम लोग सही से बोल नहीं पाते थे, और गलत सही बोलते थे तो अंग्रेज हमारी मजाक उड़ाते थे, हम लोग बेइज्जती के पात्र बने रहते थे। तो हमारे वहाँ जो आगे चल करके हमारे वहाँ कुछ जो हिंदी के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान हुए, उनको ये बेइज्जती शायद बर्दाश्त नहीं हुई। उनको लगा यार अंग्रेजी में तो हम लोग के ऊपर हंस रहे हैं, हम लोग का तो मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने एक नया स्वर ईजाद कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने पहले गौर से देखा कि अंग्रेजी में क्या पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, क। ये को नहीं पढ़ रहे थे, वो का भी नहीं पढ़ रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, वो का भी नहीं बोल रहे थे, कॉलेज नहीं कह रहे थे। ये देखिए, अंग्रेजी में कॉलेज नहीं कह रहे थे ना, और अंग्रेजी में कॉलेज भी नहीं कह रहे थे। क्या कह रहे थे, क। मतलब जो सी में अ है, इसका जो साउंड आ रहा है वो आ और ओ के बीच का आ रहा है, आ और ओ के बीच का साउंड आ रहा है ना। तो वो ढंग से इसको का पढ़ रहे हैं। भाई सी ए रहता तब तो हम का पढ़ते ना, ये सी ओ है, तो ये का भी नहीं पढ़ाएगा, और को भी नहीं बोलते थे, वो का बोलते थे। तो हमारे लोगों ने कहा कि भैया आ और ओ के बीच का साउंड है, तो इसको हम इस तरीके से एक नया चिन्ह दे देते हैं, एक नया पहचान दे देते हैं। तो जहां इस टाइप के शब्द आएंगे वहां पे हम ओ को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। वैसे नॉर्मल जगहों पे हम ओ माने ओ ही पढ़ेंगे, लेकिन कॉलेज, शॉप, डॉक्टर जैसे तमाम शब्दों में हम ओ को क्या पढ़ेंगे, अ। समझ में आया? और जब हम लोगों ने ओ को अ बोलने लग गए तो फिर हम लोग भी उनके जैसा बोलना चालू कर दिया। ठीक है, फिर सब सही हो गया। अब बात आई कि भैया इसको नाम क्या दिया जाए, है ना, मुद्दा उठा कि इसको नाम क्या दिया जाए। चिन्ह तो इज्जत बचाने के लिए चिन्ह तो हम लोगों ने बना दिए, लेकिन नाम क्या दिया जाए इसको। तब हमारे विद्वानों ने कहा भैया चूंकि विदेशी भाषा अंग्रेजी के कारण ये आया है, तो आया है इस नाते आगत स्वर इसका नाम पड़ गया भैया। और चूंकि अंग्रेजी भाषा से आया है, विदेशी भाषा से आया, इस नाते विदेशी स्वर हो गया। ये बात समझ में आई? अब नवीन स्वर क्यों है? क्योंकि भैया ये नया स्वर बाद में आया है ना। हमारे हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं, जो स्वर हैं, वो सभी स्वर कहां से आए हैं? संस्कृत से। क्योंकि हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत। तो संस्कृत में जो स्वर है, संस्कृत में जो व्यंजन है, संस्कृत में जो वर्ण है, वो बस इतने ही है। अयुड़, ऋलृक, एयोंग, अयौच, हैवरट, लड़, यमंगणनम, जभई, घड़धस, जबगड़दस, खप, छटत, चटतो, कपय, सकसर, हल। कहेंगे सर क्या सुना दिया? लिखेंगे नहीं, आपको परेशान नहीं होना। ये हम संस्कृत का वर्णमाला होते हैं, और यही मॉडरेट होकर के हिंदी का वर्णमाला बना। मॉडरेट होने का मतलब कुछ छोड़ करके, कुछ जोड़ करके, कुछ छोड़ करके, कुछ जोड़ करके हमारा हिंदी का वर्णमाला इन्हीं से बना। और आगे चल करके बहुत बाद में ये आया, तो ये नया नया आया था, इसलिए इसका नाम नवीन स्वर भी रख दिया गया। विकसित हुआ है हिंदी भाषा में, इस नाते इसको विकसित स्वर भी नाम दे दिया गया। समझ में आया? तो आगत स्वर, विदेशी स्वर, नवीन स्वर, विकसित स्वर, चारों एक ही बात है। आगत स्वरों की संख्या पूछे तो भी एक, विदेशी स्वरों की संख्या पूछे तो भी एक, नवीन स्वरों की संख्या पूछे तो भी एक, विकसित स्वरों की संख्या पूछे तो भी एक। और ये है वो। आई बात समझ में? अच्छा लग रहा है? हर चैप्टर आपको ऐसे ही लगेगा। समझ में आ रहा? एकदम पोस्टमार्टम करके पढ़ाएंगे, और जुड़े रहिए मेरे साथ। और एक पाठ्यक्रम में मैं गारंटी दिलाता हूँ 37 में 37 नहीं आएगा तो कहिएगा। अगर आप टेट के विद्यार्थी हैं तब तो पूछिए ही मत, 30 में 30 आपका टेट में आएगा। अब देखिए, ये देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आगत स्वर है। सवाल क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सा आगत स्वर है, ये सवाल पूछेगा आपसे। ठीक, अब अगर आप सही से पढ़े हैं तो आप डी वाला ऑप्शन सही करके आ जाएंगे, और सही से नहीं पढ़े हैं, काम चलाऊ पढ़े हैं, तो आप हो सकता है इन दोनों को तो पहले कट कर दें, लेकिन आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ते समय आपने ध्यान नहीं दिया था। पढ़ते समय आपने ध्यान दिया था कि ये आगत स्वर, ऐसे आपने ध्यान दिया था। तो मान लीजिए भैया ऐसा भी हो सकता है कि किताब में कहीं ऐसे लिखा हुआ है, या किताब में कहीं ऐसे लिखा हुआ कि भैया ये आगत स्वर है, तो लिखा तो सही है, आगत स्वर यही तो है ना। तो किताब में लिखा है कि भैया आगत स्वरों की संख्या 1 है और ये है। अब आप दिमाग लगा रहे हैं कि यार ये किताबिया में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ बिंदिया छूट गया है ना। ऐसा बहुत बार मैंने बच्चों को देखा दिमाग लगाते हुए, क्योंकि जन्म भर वो चंद बिंदी पढ़े हैं, जन्म भर वो 4 बिंदी पढ़े हैं, और पहली बार उनको किताब में ये बिना बिंदी का चांद दिखता है। तो लड़के सोचते हैं कि यार मिसप्रिंट हो गया है, मैंने बिंदिया छूट गया है, तो उनको लगता है कि आगत स्वर ये है। और जब ये आगत स्वर दिमाग में बैठा के परीक्षा में जाएंगे तो ये सी वाला मार के चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये चांद बिंदी दूसरी चीज है और सिर्फ चांद दूसरी चीज है। चांद बिंदी माने होता है अनुनासिक। चांद बिंदी माने क्या होता है भैया? अनुनासिक। और सिर्फ चांद का मतलब ये आगत स्वर का चिन्ह है। अगर मैं इसका सही नाम दूं ना तो ये है आगत स्वर, ये है अनुनासिक स्वर। और सिर्फ बिंदी का मतलब क्या होता है? ये अनुस्वार होता है। सिर्फ बिंदी क्या होता है? अनुस्वार होता है। तो ये है अनुस्वार स्वर, ये अनुस्वार आ है, ये अनुनासिक आ है, ये आगत स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। फिर से सुन लीजिए, ये क्या है? दीर्घ स्वर। अभी सवाल आगत स्वर नहीं पूछा होता, सवाल पूछा होता निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो ए वाला सही होता। सवाल पूछा होता निम्न में से कौन सा अनुस्वार स्वर है, तो बी वाला सही होता। निम्न में से कौन सा अनुनासिक स्वर है, तो सी वाला सही होता। लेकिन सवाल पूछेगा अगर कि निम्न में से कौन सा आगत स्वर है, तो ये। कितना देर लग गया देखो, सिर्फ आगत स्वर पढ़ाने में 15-20 मिनट लग गया होगा। तो पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए। और आप कहते हैं सर हिंदी में नंबर 1 नहीं आया। भाई देखो, हिंदी ही तुम्हारा मजबूत हथियार है। यूपीपीएसआई वगैरह में आप बताओ, जीएस आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है और हिंदी आता है। जीएस पे तो कोई भरोसा नहीं है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस, अथाह सागर है। कोई जरूरी तो नहीं ना कि आप जितना पढ़े के गए हो उसी में से आ जाएगा। तो वो तो एकदम लक बाई चांस पढ़ा हुआ आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो पढ़ा हुआ नहीं आया तो बहुत लंबा चौड़ा है ना वो। कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ जीएस सिलेबस। तो ऐ तो निकल गया। अब मैथ की बात करते हैं। मैथ भी आप ठीक ठाक तैयारी करके गए हैं, दिनों रात मैथ लगाए हैं, कहीं घुमा के प्रश्न दे दिया, कहीं घुमा के प्रश्न दे दिया तो मैथ में भी लटक गए। रीजनिंग और हिंदी, यही 2 मात्र सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके मजबूत हथियार हैं। इन दोनों को अगर आप कमांड कर ले गए तो आप कभी चयन से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि रीजनिंग भी फिक्स है और हिंदी भी फिक्स है। क्या फिक्स है? इसका लिमिट फिक्स है, इसका क्राइटेरिया फिक्स है, इसकी बाउंड्री फिक्स है। इसमें कोई, अगर आप गहन अध्ययन किए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो कुछ भी दे देगा आप करके आ जाएंगे, गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ के गए कि भैया हिंदी भाषा में आया हुआ स्वर आगत स्वर कहलाता है, इसकी संख्या 1 है और ये, तो कुछ घुमा उमा के दे देगा तो आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से आप पोस्टमार्टम किए हैं, पूरा एकदम घुमा फिरा करके हर एंगल से पढ़े हैं, तो फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आगत स्वर को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं, आगत स्वर में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने 11 स्वर पढ़े,
और 11 स्वर पढ़ने के बाद एक नया स्वर जिसका नाम है आगत स्वर, उसको भी पढ़ लिया। ठीक है, उससे संबंधित बनने वाले प्रश्न को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर अभी भी कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको कंफर्म कर दूंगा, उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो भैया वर्णमाला का जो पहला मतलब वर्ण का जो पहला प्रकार है स्वर, वो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के वर्ण की, जिसका नाम है व्यंजन। क्या नाम है भैया? व्यंजन वर्ण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं भैया? कॉन्सोनेंट। अब व्यंजन मैंने लिखा हुआ है, तो व्यंजन से संबंधित एक सवाल सुन लीजिए। ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, उपर्युक्त सभी। कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे हैं? सवाल है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? भाई वर्तनी से सवाल आता है ना, तो कब पढ़ेंगे वर्तनी? सारा सिलेबस पढ़ लेने के बाद वर्तनी रट्टा मारेंगे? नहीं, वर्तनी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। वर्तनी डेली प्रैक्टिस की चीज है। दो चीजें, एक वर्तनी और दूसरा वाक्य शुद्धि। ये दोनों डेली प्रैक्टिस की चीजें हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम पहले संधि, समास, कारक, प्रत्यय हर चीज पढ़ लें, उसके बाद हम वर्तनी और वाक्य शुद्धि रट्टा मारेंगे, तो कभी नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा पक्का। और वहीं से सवाल आता है तो आप गलत करके आते हैं। तो ये डेली प्रैक्टिस की चीज है। मतलब आप टॉपिक कुछ भी पढ़ रहे हो, संधि पढ़ रहा हूं, समास पढ़ रहा हूं, प्रत्यय पढ़ रहा हूं, वाच्य पढ़ रहा हूं, कारक पढ़ रहा हूं, कुछ भी पढ़ रहा हूं, पढ़ते समय अगर आपको वर्तनी से संबंधित कुछ भी तथ्य समझ में आता है तो उसको वहीं पे डिस्कस कर लिया कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे व्यंजन वर्ण पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे व्यंजन से याद आ गया कि भैया व्यंजन पे वर्तनी का सवाल बन सकता है। कैसे? ऐसे। अब आप बताइए कौन सा वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? जो बच्चे ए वाला कह रहे हैं वो सही है। सही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ए वाला सही है। कुछ बच्चे बी वाला भी सोच रहे होंगे, जैसे ये तो व्यंजन है ना, हिंदी की वर्तनी पे सवाल बनता है कि भैया निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? एक ऐसे हिंदी लिखा हुआ है, एक ऐसे हिंदी लिखा हुआ है ना, एक ऐसे हिंदी लिखा हुआ है और एक उपर्युक्त सभी लिखा हुआ है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप सही से नहीं पढ़े हैं यार, पूरा डीप नॉलेज, अच्छा नॉलेज नहीं है, आप रट्टू तोता है, तो आप मेरे द्वारा बताए जाने के बाद भी कंफ्यूज रहेंगे। जैसे मैं कहूंगा कि इसमें भैया शुद्ध वर्तनी ये है, अब आप कहेंगे सर आप गलत बता रहे हैं, इससे पढ़ने लायक नहीं है, ये तो मेरा बंटाधार कर देगा। आप ये सोचेंगे ना कि ये तो बंटाधार कर देगा प्रभु, इससे पढ़ने लायक नहीं है, ये तो लुटिया डुबो देगा, ये सोचेंगे। लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे, पूरा डिटेल में मुझे समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ज्यादातर बच्चों को ये वाला समझ में आ रहा है कि भैया ये वाला सही है। क्यों ज्यादातर बच्चों को ये वाला लगता है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ज्यादातर बच्चों को ये वाला क्यों सही लगता है? क्योंकि ज्यादातर किताबों में हिंदी शब्द ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। अब आप कहेंगे सर अगर ज्यादातर किताबों में ये लिखा रहता है तो फिर यही सही होना चाहिए, और अगर ये सही नहीं है, अगर ये गलत है, तो फिर ज्यादातर किताबों में ये लिखा क्यों रहता है? आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन ये उत्तर नहीं सही है। आपकी सोच सही है लेकिन ये उत्तर नहीं सही है, उत्तर ये वाला सही है। कहेंगे सर क्यों, मतलब समझ में नहीं आ रहा। देखो ऐसा है बाबू कि ध्यान से सुनना, ज्यादातर किताबों में हिंदी शब्द ऐसे लिखा हुआ इसलिए मिलता है, फिर से सुनो, ज्यादातर किताबों में हिंदी शब्द ऐसे लिखा हुआ इसलिए मिलता है क्योंकि जो हमारी प्राचीन हिंदी थी उसमें हिंदी शब्द ऐसे ही मान्य था।
कहेंगे सर प्राचीन हिंदी क्या है? कहेंगे सर प्राचीन हिंदी क्या है? देखो बाबू एक बात बताएं, पहले तो आप ये जान लो, हिंदी पढ़ तो रहे हो लेकिन हिंदी के बारे में पहले कुछ बेसिक जान लो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो हमारी हिंदी भाषा है ये परिवर्तनशील भाषा है, इतना आप जानते हो ना। हिंदी भाषा परिवर्तनशील भाषा है, हिंदी भाषा चेंजेबल भाषा है। इसमें समय समय पर कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ संशोधन होते रहते हैं, कुछ अपडेट होते रहते हैं। ठीक है। तो प्राचीन हिंदी का मतलब जब संस्कृत से हिंदी आई थी, संस्कृत से जब हिंदी आई थी भाई, संस्कृत से जब उत्पत्ति हुई थी इसकी, तो बहुत दिनों तक संस्कृत वाले ही रीति रिवाज यहाँ पे फॉलो किए जाते थे, संस्कृत वाले रीति रिवाज यहाँ पे लागू थे, संस्कृत वाले नियम कानून यहाँ भी मान्य थे, क्योंकि अपना खुद का तो पैर जमा नहीं था भाई। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही अपनी वाली करने लगता है क्या? पैदा होते ही मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो बहुत दिनों तक, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता तब तक वो पेरेंट्स के कथनानुसार कार्य करता है। और जब बालिग हो गया तब पेरेंट्स उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम अपने हिसाब से जी लो अपनी जिंदगी। समझ में आ रहा है? तो जब हमारी हिंदी पैदा हुई थी इस माँ के कोख से, तो बहुत दिनों तक, जब तक ये मैच्योर नहीं हो गई थी, जब तक मैच्योर विद्वान नहीं आ गए, तब तक हिंदी के संस्कृत के ही नियम कानून लागू होते थे। और संस्कृत के नियमानुसार, ध्यान से सुनना पूरी बात, संस्कृत के नियमानुसार आज भी यही सही है, संस्कृत के नियमानुसार आज भी यही शब्द सही है, और संस्कृत के नियमानुसार तब भी यही सही था, क्योंकि संस्कृत परिवर्तनशील भाषा नहीं है, संस्कृत स्टैटिक लैंग्वेज है। संस्कृत कौन सी लैंग्वेज है भैया? स्टैटिक। ये स्थिर भाषा है, मतलब इसमें कोई संशोधन नहीं होते हैं, इसके नियमों में कोई संशोधन नहीं होते हैं। हजारों वर्ष पहले पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जो संस्कृत के त्रिमुनि कहे जाते हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये संस्कृत के त्रिमुनि कहे जाते हैं, ये संस्कृत के सर्वे सर्वा कहे जाते हैं। संस्कृत में सब कुछ इन्हीं लोगों का बोलबाला था, है और रहेगा, क्योंकि संस्कृत के नियम, संस्कृत भाषा बदलती नहीं है। हजारों वर्ष पहले पाणिनि ने जो लिख दिया वो तब भी मान्य था, आज भी मान्य है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मान्य रहेगा, कोई इसको बदल नहीं सकता संस्कृत के नियमों को। तो संस्कृत में हिंदी पाणिनि के जमाने में भी ऐसे लिखा जाता था। अब कहेंगे सर पाणिनि के जमाने में हिंदी था ही नहीं। अरे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं यार, शब्द को मत पकड़िए, नियम को पकड़िए। पाणिनि के जमाने में हिंदी ऐसे था, आज भी हिंदी संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है, और आगे भी संस्कृत के हिसाब से ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन हिंदी में, हिंदी भाषा में हिंदी शब्द ऐसे तब लिखा जाता था प्राचीन हिंदी में, लेकिन अब नहीं लिखा जाता। कहेंगे सर आप क्या बता रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं भाई? मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि ज़्यादातर किताबों में आपको हिंदी शब्द ऐसा लिखा हुआ इसलिए मिलता है क्योंकि वो किताबें अपडेटेड नहीं है, उन किताबों पर मेहनत नहीं होती है, वो किताब वाले संशोधित करने का झामा नहीं पालना चाहते हैं, मशक्कत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? तो प्राचीन हिंदी में जो कि हिंदी शब्द ऐसे लिखा जाता था, तो आज भी बहुत सारी किताबों में यही वाला चल रहा है। लेकिन जो अच्छी किताबें हैं, जो प्रामाणिक किताबें, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक हो गई, आप एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, उसके किसी भी पेज पे आप हिंदी शब्द ऐसा लिखा हुआ नहीं पाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एनसीईआरटी, इससे प्रामाणिक किताब नहीं ना कोई है भाई। तो एनसीईआरटी की किताब उठा लीजिए, उसके किसी भी पेज पर आप हिंदी शब्द ऐसा लिखा हुआ नहीं पाइएगा, आप ऐसा ही लिखा हुआ पाइएगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक है, उसमें समय समय पर अपडेशन होते रहते हैं। और जिन किताबों में आज भी ऐसा लिखा हुआ है ना, वो बेकार किताबें, मतलब उसमें अपडेशन नहीं होता है। कहेंगे सर ये ऐसा हुआ क्यों? मैं बताता हूँ क्यों परिवर्तन हुआ, मैं बताता हूँ।
एक बात देखो, इसको भी क्या पढ़ेंगे हिंदी, इसको भी क्या पढ़ेंगे हिंदी, दोनों का उच्चारण क्या है सेम है। इसको भी हिंदी पढ़ेंगे, इसको भी हिंदी पढ़ेंगे, दोनों का उच्चारण क्या है सेम है, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक अंतर है, एक नहीं, हाँ एक अंतर है, दोनों में एक बेसिक अंतर है। उच्चारण समान है लेकिन बेसिक अंतर क्या है, देखो जरा ध्यान से। कोई पूछे इस शब्द और इस शब्द में क्या फर्क है, तो आप देखो यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी दी, यहाँ भी दी, बस फर्क एक अक्षर का है कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। यहाँ पे अनुस्वार है और यहाँ पे पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर त थ द ध न, पंचमाक्षर पांचमाक्षर। तो कोई पूछे कि इस शब्द में और इस शब्द में क्या डिफरेंस है, तो आप कहना इस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग है और इस शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग है, यही फर्क है। ठीक है, अब सुनना, चूंकि इन दोनों का उच्चारण समान है तो हमारे आधुनिक विद्वानों ने क्या कहा, आधुनिक विद्वान जिसमें सबसे पहला नाम लिया जाता है, ध्यान से सुनना, जिसमें सबसे पहला नाम लिया जाता है डॉक्टर वसुदेव प्रसाद, इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि भाई जब हिंदी ये भी है, हिंदी ये भी है, मतलब दोनों का उच्चारण समान है, तो क्यों ना हम इस हिंदी को मान्य कर लें, भाई दोनों का उच्चारण समान है। तो इन्होंने कहा, किससे कहा, अपने समय के विद्वानों के सामने ये बात रखा कि भैया जब दोनों का उच्चारण समान है तो क्यों ना हिंदी को ये वाला मान्य कर दिया जाए। तो बाकी विद्वानों ने कहा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, अगर बनी बनाई चीज को कोई बिगाड़ना चाहेगा तो उस पर सवाल तो उठेंगे। तो ये हिंदी चल रहा था, लिखा जा रहा था, व्यवहार में था, सब कुछ यही था, तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसे न लिखे ऐसे लिखा जाए। तो बाकी लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों, तब इन्होंने 3 बातें बताई और वहीं से वही नियम बन गया। इन्होंने 3 बातें क्या बताई कि भैया पंचमाक्षर की अपेक्षा, ध्यान से सुनना, पंचमाक्षर की अपेक्षा अनुस्वार को लिखने में जगह कम लगता है। सहमत है, सहमत है कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, आप सहमत है? बिल्कुल भाई, पंचमाक्षर में देखो आधा न में इतना जगह ले रहा है, एक्स्ट्रा जगह है ना, ये एक्स्ट्रा जगह ले रहा है आधा न, और यहाँ पे जो बिंदी है वो है के ऊपर लिख दिया गया है, तो कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं है ना यहाँ पे, तो जगह कम ले रहा है कि नहीं अनुस्वार, सही बात है, पंचमाक्षर ज्यादा जगह ले रहा था, अनुस्वार कम जगह ले रहा है। दूसरी बात यह है, इन्होंने कहा कि भैया पंचमाक्षर को लिखने की अपेक्षा अनुस्वार को लिखने में सरलता होती है, सही है, जगह कम लेता है अनुस्वार और सरलता कम होती है उसको लिखने में। भाई अनुस्वार लिखना है तो खाली ऐसे कर देंगे, बस हो गया अनुस्वार। अब पंचमाक्षर लिखना है तो अब ऐसे करेंगे, इया लिखना है तो 5 पंचमाक्षर है ना, अंगा इंगे अणा अन्ना अमा, तो किसी भी पंचमाक्षर को लिखने की अपेक्षा अनुस्वार को लिखना आसान है कि नहीं है, सहमत हैं आप? और तीसरी बात इन्होंने कही कि भैया किसी भी पंचमाक्षर, 5 पंचमाक्षर होते हैं, फिर से देख लो, अंग ञ ण न और म, ये 5 पंचमाक्षर हैं। तो वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने क्या कहा कि किसी भी पंचमाक्षर की अपेक्षा अनुस्वार को लिखने में समय भी कम लगता है, समय कम लगता है, बोलो हाँ कि ना? भाई आप मान लो पंचमाक्षर अंग लिख रहे हो तो ऐसा ऐसा करके जितना समय लिखोगे उससे कम समय में खाली ऐसे कर दोगे, और दोनों का मतलब सेम है। याद रखना, पंचमाक्षर और अनुस्वार एक ही बात है। इधर देखो, पंचमाक्षर बराबर अनुस्वार, ये जान लो, यानी कि अंग बराबर अनुस्वार, इय बराबर अनुस्वार, ण बराबर अनुस्वार, न बराबर अनुस्वार और म बराबर अनुस्वार, यानी कि इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। तो डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद जी ने कहा कि जब पंचमाक्षर और अनुस्वार की वैल्यू सेम है तो क्यों ना हम पंचमाक्षर की जगह पे अनुस्वार लिखें। बाकी लोगों ने कहा भाई क्यों, बाकी विद्वानों ने कहा क्यों, तो उन्होंने ये 3 रीजन दिया कि अनुस्वार को लिखने में जगह कम लगता है, अनुस्वार को लिखने में सरलता होती है और अनुस्वार को लिखने में समय भी कम लगता है, और अनुस्वार की छपाई में
दिक्कत भी नहीं होती है। जो छपाइया करते हैं, जो टंकड़ का कार्य करते हैं, जो किताबों को छापते छूपते हैं, उनके लिए कहा कि भैया उनको जब अंग लिखना होगा, इं लिखना होगा, तो उससे ज़्यादा आसानी है अनुस्वार को लिखने में, क्योंकि अनुस्वार में खाली बिंदी बनाना होता है। तो बाकी जैसे आप सहमत हैं ना इन तीनों पॉइंट से, तो जब आप सहमत हैं तो उस समय के विद्वान भला कैसे सहमत ना होते? तो उस समय के विद्वान भी सहमत हो गए कि हाँ भाई बात तो सही है, बात में तो दम है। तो उन्होंने कहा जब बात में दम है तो चलो मिलके नियम बना दिया जाए। तो सब लोगों ने मिलकर के नियम बना दिया कि भैया अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसकी जगह? पंचमाक्षर की जगह। तो अब बताओ, पंचमाक्षर ये था, इसकी जगह पे अनुस्वार लिखे जाने की व्यवस्था बन गई, तो फिर हिंदी कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा। इसीलिए जितनी प्रामाणिक किताबें हैं, चाहे वो NCERT हो, चाहे कामता प्रसाद गुरु की हो, चाहे वसुदेव नंदन प्रसाद की हो, जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, जो अच्छे अच्छे पब्लिशर्स हैं, उनकी किताबों में देखेंगे तो हर एक पन्ने पर, हर एक लाइन में कहीं भी आप हिंदी देखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ देखेंगे। समझ में आई बात? तो इसलिए वर्तनी देख कहेंगे सर आप पढ़ा रहे थे व्यंजन, अब पहुंच गए वर्तनी पे, यही तो हमारा तरीका है। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको हमारा यही स्टाइल पसंद आता है, क्योंकि हम कोल्हू का बैल नहीं बनाते। कोल्हू का बैल जानते हो? कोल्हू का बैल, कोल्हू के बैल जो होते हैं ना, कोल्हू पेड़ते समय उनको ऐसे दोनों तरफ लगा दिया जाता है। तो बेचारे जब चलते हैं तो चूंकि दोनों तरफ लगा रहता है वो, तो ना इधर देख पाते ना उधर देख पाते, सीधे सीधे चलते हैं। तो हम भैया कोल्हू का बैल नहीं बनाना चाहते। हम मतलब ऐसा हम पढ़ाई नहीं करवाते कि नहीं अगर हम वर्ण विचार पढ़ा रहे हैं तो खाली वर्ण विचार से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अरे क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? वर्तनी ले लो वहाँ पे, वाक्य शुद्धि का कोई मैटर आएगा तो वाक्य शुद्धि ले लो, क्या दिक्कत है? तो ये देखो वर्तनी तैयार हो गया है ना। हिंदी कैसी लिखी जाएगी? दिमाग में बैठा लेना, अनुस्वार वाला। तो अब अनुस्वार वाला सही होता है, पंचमाक्षर वाला नहीं। तो अब आप बताओ ये व्यंजन सही कि ये व्यंजन सही? दोनों को व्यंजन ही पढ़ेंगे, फर्क बस इतना है कि इस व्यंजन में पंचमाक्षर इं है और इस व्यंजन में अनुस्वार है। अब आप बताओ कौन सा सही है? अनुस्वार वाला। ये अगर वर्तनी में आए तो इसको कीजिएगा। समझ में आई बात? फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, हम देखेंगे और फिर कल आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा देंगे। और सिर्फ ये व्यंजन और हिंदी की बात नहीं है। आप बताओ मुझे, ए ऑप्शन बताओ, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी। अब एक जगह गंगा ऐसे लिखा हुआ है और एक जगह गंगा ऐसे लिखा हुआ है ना, और एक जगह गंगा ऐसे लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। अब आपसे सवाल पूछेगा कि भैया निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो अनुस्वार वाला शुद्ध है। तीनों को गंगा ही पढ़ेंगे, ये वाला और ये वाला तो दोनों सेम ही है, बस अंग के नीचे गया कर दिया गया, यहाँ मतलब अंग और गया को संयुक्त कर दिया गया, यहाँ अंग और गया को थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा गया, लेकिन है दोनों एक ही। तो दोनों में पंचमाक्षर है ना, और आप जानते हैं और आप पढ़ चुके हैं कि पंचमाक्षर वाला शब्द की अपेक्षा अनुस्वार वाला शब्द ज्यादा सही माना जाता है। तो कौन सा सही? ये वाला। अब आपको बताओ, एक ऑप्शन में ऐसे पंप लिखा हुआ है और एक ऑप्शन में ऐसे पंप लिखा हुआ है, पूछा कौन सा सही है? दोनों पंप ही पढ़ेंगे, दोनों को पंप ही, लेकिन कौन सा सही है? ये वाला। प्राचीन हिंदी में ये था, प्राचीन हिंदी में ये सही था, प्राचीन हिंदी में ये सही था, प्राचीन हिंदी में ये व्यंजन सही था। तो हम प्राचीन हिंदी के हिसाब से उत्तर देंगे कि आधुनिक हिंदी के हिसाब से उत्तर देंगे? आधुनिक हिसाब से। तो आधुनिक हिसाब से कौन सा सही माना जाएगा? अनुस्वार वाला। सही है? आया समझ में? तो व्यंजन सही लिखिएगा, है ना। आप जब संधि चैप्टर पढ़ते हैं और संधि का नोट्स बनाते हैं तो वहां पे संधि कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। बताओ सही है भाई? देखो, कहोगे सर किताबों में तो लिखा रहता है। अरे उन किताब वालों से कहो कि इसको अपडेट करें, वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, वो गलत लिख रहे हैं, तो तुम गलत पढ़ोगे क्या? लेकिन सर संस्कृत में ऐसे लिखा रहता है। हाँ, तो संस्कृत में तो सही है, हम क्या मना कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में नहीं। हिंदी में नियम बदल चुका है। वो नियम क्या है कि किसी भी पंचमाक्षर की जगह पे उस अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। तो इसलिए
ये वाली संधि मत हेडिंग डालिएगा, ऐसे ही आप संधि हेडिंग डालिएगा। भाई ये सब नियम कानून सीखने का क्या मतलब है? ये सब नियम कानून जब आप सीख लीजिए तो उसका आप एप्लीकेशन कीजिए ना, उसको आप सही से अप्लाई कीजिए। आपको इतना मेहनत करके, इतना पसीना बहा करके हम नियम बता रहे हैं, उसके बाद आपको व्यंजन हेडिंग डालना होगा तो आप व्यंजन ऐसे हेडिंग डालेंगे। क्या फायदा है इस लेक्चर का? आपको संधि हेडिंग डालना होगा तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे। क्या फायदा लेक्चर का? संधि ये आपको छंद हेडिंग डालना होगा तो छंद आप ऐसे लिखेंगे। ना 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 ना, सही देखो, ऐसे लिखना। जब आप सही लिखोगे तो सही की हैबिट पड़ जाएगी, सही की आदत पड़ जाएगी। और जब सही की आदत पड़ जाएगी गुरु, तो एग्जाम में कितनों प्रेशर रहेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर रहता है ना, आप कितनों कॉन्फिडेंट होकर के जाइए, कितनों प्रिपरेशन करके जाइए, कितनों तैयारी करके जाइए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत होती है ना, क्योंकि प्रेशर रहता है वहां पर। तो उस प्रेशर से आप कब निजात पाएंगे? जब आप पढ़ी गई चीजों को दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। जो पढ़िए वो करिए, जो पढ़िए वो करिए। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में कितनों प्रेशर रहेगा, आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्वर पढ़ा। स्वर का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो स्वर थे उनका थोड़ा सा रिवीजन किया, फिर आगत स्वर के बारे में डिटेल में आपको मैंने बताया, और उसके बाद कुछ वर्तनी से संबंधित बातें हो गई। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन कल पढ़ा जाए, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाए। और अगर आपको लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, अगर आपको लगता है कि सर बहुत कम पढ़ाते हैं, सर बहुत कम कंटेंट देते हैं, तो एक बार यार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने में क्या दिक्कत है आपको? आप लाइक भी नहीं करते, आप शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सर ये प्रॉब्लम है, सर आप बहुत कम पढ़ाते हैं, सर आप एक दिन में केवल एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं, छोटा सा, मज़ा नहीं आता, सर थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ाया कीजिए। एक बार कहिए तो महाराज, एक बार कमेंट में लिख के तो मुझे मैसेज कीजिए। आप मैसेज करेंगे, आप कमेंट करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। अगर आप नहीं कमेंट करके बताते हैं तब तो हम यही समझेंगे कि भैया हाँ हम ठीक है, हमारा लेक्चर ठीक है। तो किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, हम उस पर जरूर अमल करेंगे, तुरंत ऑन स्पॉट एक्शन लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना पेशेंस से सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।